ये क्लास 11। तो लास्ट क्लास में हमने टॉर्क का फॉर्मूला समझा था कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज आर एफ साइन थीटा, जहाँ पे आर वो पोजीशन वेक्टर है जहाँ पर हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, और आर जो पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का है जो कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसके अराउंड वो टॉर्क यानी बॉडी रोटेटरी मोशन करेगी, वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। और उस रेफरेंस पॉइंट से वो पी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ओ पी इज आर वेक्टर एंड पी पॉइंट पे जो फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आर वेक्टर एफ वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा वही एंगल है। तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा वाला हमने कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया है। अब इसको प्रैक्टिकली जो कंसेप्ट ऑफ टॉर्क है उसको हम कैसे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया आपके लिए। जैसे नट बोल्ट आपको दिख रहा है और ये स्पैनर है जिसकी हेल्प से हम इस नट को टाइट करते हैं। तो कैसे, जब हम यहाँ पे आपका नट बोल्ट लगाते हैं, इसको हम मूव करते हैं तो वो सिंपली कुछ मूव कर जाते हैं। स्पैनर से हम वो उसको अच्छे से टाइट कर देते हैं ताकि कोई चीज़ वहाँ पे लूज़ ना हो। जैसे टायर्स भी फिक्स करते हैं गाड़ियों में, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, स्पैनर यूज़ करते हैं सो डेट कि वहाँ पे कहीं कोई चीज़ लूज़ ना रह जाए। तो ये स्पैनर जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी रोटेशन इफेक्ट का ही कंसेप्ट है, टॉर्क का कंसेप्ट है। तो ये हिंज पॉइंट हो गया, आप समझ लो ये रेफरेंस पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट पी हो गया जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। और जब फोर्स लगा रहे हैं स्पैनर पे तो ये घूमेगा, तो यानी इस पॉइंट के क्रॉस ये टॉर्क है। तो ये जो डिस्टेंस है हिंज पॉइंट से इसका, ये डी डिस्टेंस ले रहे हैं, तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो एफ इंटू डी। आप देख सकते हो 90 डिग्री एंगल है, साइन 90 ही होगा। अगर मैं ये आपका इस डायरेक्शन में फोर्स ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल है, या पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग ये डी वेक्टर कह रहा हूँ और ये 90 ही है, यानी एफ डी ही फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, तो ये अगर मान लो ये स्पैनर छोटा होता, यानी डी अगर कम होता, तो सेम टॉर्क के लिए आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने डी कम किया, डी बाई टू कर दिया, तो मेरा टॉर्क कम हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ सेम रोटेशन इफेक्ट हो तो मुझे फोर्स को डबल करना पड़ेगा, तभी ये एफ डी के इक्वल यानी प्रीवियस केस के इक्वल आएगा। यानी यहाँ पे तो एफ इंटू डी होगा, एफ फोर्स लग रहा है डी डिस्टेंस, यहाँ पे एफ फोर्स लगा रहे हो डी बाई टू डिस्टेंस पे, तो टॉर्क कम होगा, हाफ होगा। तो फॉर द सेम टॉर्क सेम रोटेशन इफेक्ट फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर बेस्ट ये होगा कि अगर आपका डी ज़्यादा है तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा फॉर द सेम टॉर्क। तो ये कंसेप्ट है टॉर्क का जो कि हमें यूज़ करना होता है डेली लाइफ में ना। अब आगे चलते हैं, हम टॉर्क के एक और कंसेप्ट को समझते हैं जो कि अगर 12th क्लास में यूज होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ एक मैग्नेट है, दिस इज द मैग्नेट, इसको हम कह रहे हैं बार मैग्नेट। आप 10th क्लास में स्टडी किया बार मैग्नेट, तो इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो जैसे ये आपका साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो फोर्स लगेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लगेगा, इस डायरेक्शन में एफ लगेगा। ओके, जैसे आपने कहा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ वाले पार्ट को ये साउथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ वाले पार्ट को ये अट्रैक्ट करेगा। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, देन यहाँ पे जो फोर्स एफ लगेगा सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ लगेगा। तो यहाँ भी टॉर्क वाला कंसेप्ट है, ये वो पॉइंट हो जाएगा जिसके अराउंड, यानी वो सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड ये घूमेगा, रोटेटरी मोशन करेगा। ठीक है, जब ये फोर्स सेम रहेगा तो रोटेटरी मोशन करेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है वो बी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बी है और ये फोर्स एफ लग रहा है आपका। तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ है ना। और अगर आपका ये थीटा एंगल ये दिया है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बी का साइन थीटा होगा। तो इस केस में जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा दैट इज टॉर्क इज मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, और कपल क्या, ये दोनों फोर्सेस कपल फॉर्म कर रही है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, दीज टू फोर्सेस आर कपल। तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल में आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, इनटू आर्म ऑफ कपल, किया इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 20 sin थीटा लेते हैं, और फिर ये टॉर्क हम फाइंड करते हैं। तो इस तरह हम आगे 12th में 2-3 डेरिवेशंस में टॉर्क का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इस बेसिस पे। अब अगर मैंने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती, तो अगर ये फोर्स क्या होते, इक्वल नहीं होते, यहाँ पे फोर्स अलग लगता है, यहाँ पे फोर्स अलग लगता, तो उस केस में क्या होता, ये रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन यानी आगे मूव करता हो जाता, यानी यहाँ पे रोटेट भी कर रहा है, और ये जो सेंटर मास अब यहाँ फिक्स नहीं है, सेंटर मास अगर यहाँ फिक्स है और ये बॉडी सिर्फ ऐसे घूम रही है, यानी सेंटर मास मूव नहीं कर रहा, यानी ये सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड ये घूम रहा है, तो सिर्फ रोटेशन मोशन। लेकिन
अगर ये फोर्स इक्वल नहीं है तो ये पॉइंट भी आगे मूव करेगा और ये मूव करता हुआ आगे जाएगा, उसको कहेंगे रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन होगा उस केस में। तो वो तब होगा जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, आगे इसके कंसेप्ट जितने आप प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, अभी इसमें आगे रोलिंग मोशन हम स्टडी करेंगे, आपको वहाँ पे कंसेप्ट आएगा कि रोलिंग मोशन क्या होता है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे हिंट करता हूँ, रोलिंग मोशन में जैसे आपका ये डिस्क है, ठीक है, ये सरफेस है, किसी पे डिस्क क्या है, ये रोटेट भी कर रहा है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इस पॉइंट के अक्रॉस ये रोटेट कर रहा है, यानी रोल करता हुआ आगे जाना। तो इस केस में रोल करते समय क्या है, एक तो रोटेट भी कर रहा है और एक ट्रांसलेटिंग मोशन है। तो व्हाट इज रोलिंग मोशन, ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेशन मोशन जब दोनों हो तो रोलिंग मोशन होता है। नाउ हम बात कर रहे हैं आगे नेक्स्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, आपने वेजिटेबल के लिए एक मार्केट में जैसे गए, आपने वेजिटेबल्स लिए तो तराजू देखा होगा आपने, वैसे आजकल डिजिटल मीटर है लेकिन स्टिल आप जब सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे तराजू वाला टर्म यूज़ करते हैं। ये यहाँ से सेंटर पे हैंग करते हैं और यहाँ पे जो है वेट हैंग करते हैं, 1 kg का रखा जाता है और देखते हैं यहाँ पे वो 1 kg का वेजिटेबल, तो वो बैलेंस होता है। तो समझ लो ये भी 1 kg का तो ये भी 1 kg का और ये सेंटर पे होता है, यानी वो रोटेशन इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट। दैट मीन्स ये भी ध्यान रखना है, ये जो डिस्टेंस है अगर यहाँ से डी है और ये फोर्स F लग रहा है, ठीक है, F1, तो ये D1 को मैं D ले रहा हूँ, ठीक है, और मान लो यहाँ फोर्स F2, ये डिस्टेंस D ही है बट मैं D2 मान के चल रहा हूँ ताकि आगे इक्वल ना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो यानी इसके रोटेशनल इफेक्ट को ये बैलेंस करे, ये चाहता है क्लॉकवाइज, ये चाहता है एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो बैलेंस का मतलब ये कि इसका रोटेशन इफेक्ट यानी τ1 और इसका यानी τ2 दोनों का जो सम होगा, अगर बैलेंस है यानी इक्विलिब्रियम में तो इक्वल टू 0 होगा, नेट टॉर्क 0 होगा। अब इसका क्या है, F1 इंटू, देखो ये D, F1 D1 साइन थीटा, तो थीटा तो 90 है, F1 इंटू D1 प्लस इसका जो वो माइनस में होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज माइनस में F2 इंटू D2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, और इक्वल है तो अच्छी बात है, इजिली पुट कर देंगे। अगर इक्वल नहीं है तो ये कंसेप्ट लिया जाएगा आपका यहाँ से। जैसे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये रोटेशन इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल ऐसे करने हैं। जैसे ये एक रॉड है और ये रॉड का ये वो पॉइंट है जो फिक्स है, ये हिंज पॉइंट कह देते हैं, और यहाँ पर 3 डिफरेंट वेट हैंग किए, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे। लेट ये वेट W1 हैंग किया, ये वेट W2 हैंग किया और ये वेट W3 हैंग किया। W1 इससे R1 पोजीशन पे है इसके रिस्पेक्ट में, ये R2 पोजीशन पे है और ये R3 पोजीशन पे है। अब देख सकते हो ये पॉइंट फिक्स है, ये दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसके जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, फोर्स यानी वेट W1 इंटू R1, ठीक, इसके वजह से क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज दोनों ऐड हो जाएंगे W2 इंटू R2, और ये एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस हो जाएगा W3 इंटू R3, और इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क 0। तो इस तरह आप पुट करके इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो ये है कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू क्लास 11।